very good morning to all of you. So today I am going to start chapter number 8, that is Delhi during the medieval period. Okay, so इस chapter के starting में देखिए दिया हुआ है that Bhagwati Bain went on a tour of North India. She was interested in history and so she noted down information about the rulers of Delhi in her diary. This tour diary was read out in the classroom. What was read out is as below. ठीक है, तो भगवती बेन एक टूर पे गई थी नॉर्थ इंडिया के एंड शी वॉज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थी. ठीक है, सो शी नोटेड डाउन इन्फॉर्मेशन, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लिया अपनी एक डायरी में. और इस टूर डायरी को हम क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में रीड आउट कर रहे हैं. तो क्लासरूम में जो रीड आउट करेंगे वो अभी नीचे दिया हुआ है, मीन्स इट इज़ गिवन बिलो. तो ये जो फर्स्ट हेडिंग आपको दिख रही है ना, स्लेव या गुलाम डायनेस्टी, तो ये पूरा जो उनकी डायरी में नोट डाउन किया था उन्होंने वो सारी चीज़ें, तो इसको हम पढ़ेंगे. मीन्स उनकी डायरी में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़नी है, स्लेव डायनेस्टी या जो भी डायनेस्टी, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो देखिए सबसे पहली चीज़ दी हुई है स्लेव या फिर गुलाम डायनेस्टी. ओके, इसको मामलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं. तो सबसे पहले दिया है द दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, दैट इज़ 1206 CE. ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत था उसको कब फाउंड किया गया था, इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी. ठीक है, दैट इज़ 1206 CE. अब ये दिल्ली सल्तनत क्या था, दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक एम्पायर था विच वॉज बेस्ड ऑन दिल्ली. ठीक है, और उसके अलावा पूरे इंडिया में काफ़ी एरिया में ये फैला था. ठीक है, सो आफ्टर द डेथ ऑफ घोरी, जो मोहम्मद घोरी थे, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनकी मौत के बाद, वन ऑफ हिज लॉयल स्लेव्स बिकेम द कमांडर एंड एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. दस द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर दिल्ली. ठीक है, तो जो मोहम्मद गौरी थे उनकी मौत के बाद उनके एक लॉयल स्लेव का मतलब जो नौकर होता है ना या गुलाम. ठीक है, तो उनका एक लॉयल स्लेव बिकेम द कमांडर, है ना, वो कमांडर बन गया एंड स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. तो जो उनका स्लेव था वो कमांडर बन गया और उसने क्या किया, जो दिल्ली का थ्रोन था उसमें कंट्रोल हासिल कर लिया, मतलब वो अपने आप को उधर का रूलर बना लिया उसने. ठीक है, दस द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर दिल्ली. तो जो स्लेव डायनेस्टीज का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अक्सर क्या होता था, जो राजा होता था राजा का बेटा रूल करता था. बट यहाँ पे क्या हुआ, गौरी का कोई भी बेटा था नहीं. ठीक है ना, कोई भी लाइक आप कह सकते हो ऐसा नहीं था जो राजा बन सके या उसकी जगह ले सके. ठीक है ना, तो जो उसके गुलाम थे या फिर आप कह सकते हो उनके जो नौकर थे उनमें से एक कमांडर बन गया और उसने दिल्ली का जो थ्रोन था, जो गद्दी थी, वो हासिल कर ली. ठीक है, तो यहाँ से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है, इसलिए इसका नाम डाला गया स्लेव डायनेस्टी. ठीक है, though he faced many difficulties in establishing his power in India, he managed to provide a stable administration. Okay, he had started the construction of a minar. His son-in-law Iltutmish, who succeeded him, completed the construction of that मीनार. ठीक है ना, तो देखो यहाँ क्या बोला गया, उसका जो स्लेव था उसका यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, तो नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है ना, तो वो दिल्ली की गद्दी में बैठा और उसके बाद दिया गया है कि ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज, उसको बहुत सारी दिक्कतें हुई. ठीक है ना, इन इस्टेब्लिशिंग हिज पावर इन इंडिया, बट स्टिल ही मैनेज टू प्रोवाइड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है ना, फिर भी उसने एक स्थिर एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया. फिर उसके बाद उसने एक मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया. ठीक है, जो वो पूरा नहीं कर पाया, तो उसका जो सन इन लॉ था इल्तुतमिश, ठीक है ना, जो जिसने उसको सक्सीड किया मतलब उसके बाद जो गद्दी में बैठा, जो राजा बना या जो रूलर बना. ठीक है ना, उसने इस मीनार का कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया. दिस मीनार विच केम टू बी नोन एज द फेमस कुतुब मीनार. तो आपने सुना होगा कुतुब मीनार दिल्ली में है जो बहुत ही फेमस है. तो ये जो कुतुब मीनार है इसको स्लेव डायनेस्टी में ही बनाया गया था. ठीक है, और स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया था. तो उसका जो सन इन लॉ है इल्तुतमिश, उसने इस मीनार को कंप्लीट किया और इसका नाम पड़ा कुतुब मीनार. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8.1 में इसका एक जो कुतुब मीनार जहाँ पे उस पूरे पार्क का एक डायग्राम भी दिया हुआ है.
ठीक है। तो आप देखोगे इस तरीके का जो मीनार है, आपने कई जगह फोटोज़ में देखा होगा दिल्ली में, तो वो कुतुब मीनार किसने बनाया था? स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर थे उसने बनाया था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है नाम इल्तुतमिश। ठीक है, हु सक्सीडेड हिम कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मीनार। दिस मीनार विच केम टू बी नोन एज द फेमस कुतुब मीनार इज शोन इन द पिक्चर 8.1, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, so the architectural style in which Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim styles। ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर में, आप कह सकते हो जिस डिज़ाइन में इसको बनाया गया है, ठीक है ना, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो हिंदू और मुस्लिम स्टाइल का मिक्सचर है। ठीक है ना, दोनों को मिक्स करके इसको डिज़ाइन दिया गया है। दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सल्तनत एज। ठीक है ना, और सल्तनत एज जब थी, जो दिल्ली सल्तनत था, तब इस एरिया को, इस जगह को जहाँ पे कुतुब मीनार बनाया गया है, इसको क्या रखा गया था? कैपिटल रखा गया था। ओके ओके, सो इल्तुतमिश वाज आल्सो अ स्लेव इन द बिगिनिंग। ऑब्वियसली जब स्लेव डायनेस्टी है, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, तो उसका जो सन इन लॉ है इल्तुतमिश, वो भी क्या था? एक स्लेव ही था। सो इल्तुतमिश वाज आल्सो अ स्लेव इन द बिगिनिंग। ही कंकर्ड मैनी टेरिटरीज इन इंडिया एंड मेड देम अ पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कंकर्ड का मतलब होता है कि जीत लेना या हासिल कर लेना, ठीक है, या फतेह पाना उस पर और उसको अपना पार्ट बना लेना। सो इल्तुतमिश was also a slave in the beginning. He conquered many territories in India and made them a part of Delhi Sultanate। तो उसने इंडिया की कई सारे पार्ट्स को कनकर किया और दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट बना लिया। सो ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। इसीलिए इल्तुतमिश को फाउंडर कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। ठीक है ना, पहला रूलर भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक हो, बट स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसलिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ओके, सो इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। हिज डॉटर Razia Sultan ascended the throne after his death in 1236 CE। तो इसकी जब डेथ हो गई 1236 CE में, तो इसकी जो डॉटर थी, दैट इज़ रजिया सुल्तान, असेंडेड द थ्रोन, मतलब वो गद्दी पर बैठी। ठीक है, सो रजिया वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर। ठीक है ना, सुल्ताना, देखो जो मेल रूलर होता है, राजा होता है, उसको सुल्तान कहते थे और फीमेल रूलर को बोला गया सुल्ताना। ठीक है, सो Razia was the first female ruler, that is Sultana, to rule over Delhi. Razia was an efficient ruler. She used to dress as a male when she was in the court. According to the historian of that time, uh, Minhaz-e-Siraz, Razia was more capable and efficient ruler than her brothers. However, being a woman, she was not accepted as a ruler। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो रज़िया थी वो पहली फीमेल रूलर थी जो दिल्ली में जिसने रूल किया था। ठीक है, एंड रज़िया वॉज एन इफ़िशियंट रूलर, वो बहुत ही इफ़िशियंट थी, मतलब बेहतर थी। ठीक है, एंड शी यूज टू ड्रेस एज अ मेल व्हेन शी वॉज इन द कोर्ट। जब भी वो कोर्ट में आती थी तो वो मेल यानी आदमियों की तरह, लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी। जैसे आजकल जनरल फैशन हो गया ना, जीन्स पहनना, शर्ट पहनना, टी शर्ट पहनना, तो उस समय ऐसा था नहीं, अलग पहनते थे। मेल के कपड़े अलग होते थे, फीमेल्स के कपड़े अलग होते थे। बट रज़िया वॉज द फर्स्ट हु यूज टू वेयर द क्लोथ्स ऑफ द मेल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, एक जो हिस्टोरियन है ऑफ उस समय के, जिनका नाम है मिन्हाज-ए-सिराज, इन्होंने क्या बोला था कि रज़िया वॉज मोर केपेबल एंड इफिशियंट रूलर देन हर ब्रदर्स। तो जो रज़िया के भाई थे, ठीक है ना, उनसे ज़्यादा केपेबल और इफिशियंट थी रज़िया। ठीक है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव रूलर थी, ज़्यादा बेहतर थी और ज़्यादा काबिल थी। ठीक है, हाउएवर बीइंग अ वुमेन शी वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर। तो आपको पता है हमारे देश में, है ना, मतलब पूरे इंडिया में ही एक कुप्रथा चलती थी कि लड़कियों को राजगद्दी नहीं दी जाती थी, लड़कों को ही दी जाती। तो उसी कुप्रथा की वजह से रज़िया ने रूल तो किया बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया एज अ रूलर, है ना। उसको वहाँ के लोगों ने, जो भी आप कह सकते हो मंत्री हो या बाकी जो लोग होते हैं जनरल आम लोग, उन्होंने एज अ रूलर एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज शी वॉज अ मेल, शी वॉज अ फीमेल। ठीक है ना, मतलब क्योंकि वो एक लड़की थी।
ठीक है ना, भले ही काबिल थी बट उस समय नहीं एक्सेप्ट किया है ना। आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, अगर कोई काबिल होता है तो उसको आगे किया जाता है। मीन्स अ वुमेन कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और शी कैन बिकम एन IAS ऑफिसर और वॉट एवर, ठीक है ना। बट उस समय की बात है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो देखो यहाँ पे इसीलिए आपसे बोला गया सोचने के लिए कि पोजीशन ऑफ मैन एंड वुमेन इज़ इक्वल इन सोसाइटी, ठीक है। ये आज की डेट में है, आदमी और औरत की पोजीशन जो है सोसाइटी में इक्वल है, दोनों इक्वल होते हैं ना, मेल और फीमेल, ठीक है। देन वाई वॉज रज़िया सुल्तान नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर, ठीक है। तो रज़िया को एज अ रूलर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो इसके बारे में आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे मेल और फीमेल को इक्वल नहीं कंसिडर किया जाता था सोसाइटी में, ठीक है ना, भेदभाव किया जाता था। अभी भी आप कुछ जगह पे देखोगे काफ़ी हद तक भेदभाव किया जाता है, स्पेशली स्मॉल टाउन्स या स्मॉल सिटीज़ में या फिर विलेजेस में, गाँव में आज भी भेदभाव किया जाता है। बट इफ़ यूल गो टू द बिग सिटीज़, है ना, बड़े शहरों में जाओगे, ठीक है ना, मेट्रो सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ इक्वल कंसिडर किया जाता है और लिटरली लोग इक्वल ही समझते हैं, मेंटली भी, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में इक्वल समझते हैं, ठीक है ना। बट उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया गया बिकॉज उस टाइम मेल और फीमेल को इक्वल नहीं समझा जाता था, है ना। ये माना जाता था कि जो मेल है वही रूल करेगा, वही प्रशासन करेगा, और फीमेल जो है वो घर के काम करेंगी, शादी करेंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें थी उस टाइम, इस वजह से रज़िया को एक्सेप्ट नहीं किया गया था एज अ रूलर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आगे, तो किसने मीन्स एक्सेप्ट ना करने की स्टार्टिंग की थी। सो आमिर उमराओज डिसलाइक रज़िया एज अ रूलर। तो ये जो आमिर उमराओज थे, ठीक है ना, ये रज़िया को पसंद नहीं करते थे, ही डिसलाइक रज़िया एज अ रूलर। सो रज़ियाज रूल केम टू एन एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ अमीर्स, ठीक है ना। अमीर्स के इंटरफेरेंस के कारण जो रज़िया का रूल था उसको मतलब वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना, उसको ख़त्म हो गया, मीन्स अब कोई नया रूलर आएगा। सो देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सुल्तानेट फॉर 6 years आफ्टर हर डेथ। तो रज़िया की मौत के बाद, ठीक है, 6 साल के लिए कंप्लीट डिसऑर्डर हो गया। मतलब कहते हैं ना कोई भी चीज़ वेल मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर में चल रही है, ठीक है ना, तो ऑर्डर में मेंटेन किया था रज़िया ने। बट उसकी डेथ के बाद 6 साल तक पूरा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत एकदम डिसऑर्डर हो गया। मतलब आप कह सकते हो बिना मेंटेन, किसी भी जिसको जो करना है वो कर रहा है ना, कोई भी चीज़ प्रॉपरली नहीं हो रही, इस तरीके से हो गया था, ठीक है। सो एट लास्ट द आमिर एंथ्रोन्ड नाज़िरुद्दीन द सन ऑफ इल्तुतमिश। तो एट द एंड क्या हुआ, जब समझ में आ गया कि भैया आप कुछ मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, कोई चीज़ सही से नहीं हो रही है, तो आमिर ने क्या किया, एंथ्रोन कर दिया, मतलब राज गद्दी में बैठा दिया, किसको, नाज़िरुद्दीन को। और नाज़िरुद्दीन कौन था, द सन ऑफ इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश का सन था, ठीक है ना। रज़िया सुल्तान भी इल्तुतमिश की ही बेटी थी, बट अब उसने क्या किया कि भैया अब किसी को तो रूलर बनाना है जिससे सब कुछ सही से चले, तो उसने क्या किया, इल्तुतमिश के ही बेटे नाज़िरुद्दीन को गद्दी में बैठा दिया, राजा बना दिया, ठीक है। ही रूल्ड फॉर 21 years, उसने 21 साल राज किया। आफ्टर हिज डेथ गियाजुद्दीन बलवान, ठीक है ना, किसकी डेथ के बाद, नाज़िरुद्दीन की डेथ के बाद, नाज़िरुद्दीन की डेथ के बाद जिसने 21 साल राज किया, गियायाज उद्दीन बलबान असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है। गियायाज उद्दीन बलबान, जिसको हम जस्ट बलबान कह सकते हैं, ठीक है ना, गियायाज उद्दीन बलबान असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है। गियायाज उद्दीन बलबान अब गद्दी में बैठा और वो रूलर बना, कहाँ का, दिल्ली का। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर हु बॉट एन एंड टू द डिसऑर्डर एंड एस्टेब्लिश्ड पीस, ठीक है ना। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताकतवर रूलर था जिसने जो डिसऑर्डर फैला हुआ था ना उसको एक ख़त्म कर दिया, एंड मिलाया और एस्टेब्लिश्ड पीस और शांति बना दी राज्य में, ठीक है ना। इसके बाद दिया है, बलबान हैड बीन द वज़ीर ऑफ नज़ीरुद्दीन फॉर 20 years। तो देखो ऐसा नहीं था कि बलबान ऐसे कहीं से उठा करके उसको ला दिए थे या किसी का बेटा था। बलबान क्या था, नज़ीरुद्दीन, ठीक है ना, जो इल्तुतमिश का बेटा था नज़ीरुद्दीन, उसका वज़ीर रहा था 20 साल तक, ठीक है ना। 20 साल तक नज़ीरुद्दीन का वज़ीर रहा था, मतलब 20 साल तक काम किया था उसके अंडर में, ठीक है ना, और चीज़ों को सीखा था। और सब्सिक्वेंटली मतलब उसके ही बाद, ठीक है ना, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, ठीक है ना, 20 साल तक उसका वज़ीर था और फिर बाद में ही रूल्ड एज सुल्तान फॉर 22 years। हिज डिसेंडेंट्स वर वीक
एंड द खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड इट्स रूल ओवर दिल्ली। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, बलवान जो था वो वज़ीर था नज़ीरुद्दीन का 20 साल तक, और उसके बाद वो क्या बन गया, सुल्तान बन गया, मतलब एक तरीके से राजा बना, और 22 साल तक उसने दिल्ली पे राज किया। फिर उसके डिसेंडेंट्स का मतलब होता है उसके बाद के जो है ना वंशज कह सकते हो, या उसके बेटे, या जो उसके बाद रूल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। सो हिज डिसेंडेंट्स मतलब उसके जो वंशज थे, दे वर वीक एंड द खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड इट्स रूल ओवर इंडिया। ठीक है, तो जो उसके वंशज थे वो कौन थे, वीक थे, कमज़ोर थे, तो इसीलिए उसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी है वो आ गई दिल्ली में, उसने स्टैब्लिश कर लिया अपना अम्पायर दिल्ली में। ठीक है ना, मतलब इनको हरा करके एक तरीके से। तो देखो इसमें एक चीज़ और, कुछ चीज़ें और बोली, थिंग्स टू नो। तो क्या बोला है, रज़िया सुल्तान inscribed on stones and coins that she was Iltutmish's daughter. The Kakatiya dynasty used to rule over Warangal in present आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में जो वारंगल है वहाँ पे ये डायनेस्टी थी। द एटीट्यूड ऑफ क्वीन रुद्रामा देवी, मतलब 1259 से 1289 सी तक जो क्वीन रुद्रामा देवी थी, अ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज एग्जैक्टली द अपोजिट टू दैट ऑफ रज़िया सुल्तान। ठीक है ना, तो जो ये क्वीन थी रुद्रामा देवी, ये रज़िया सुल्तान के जस्ट अपोजिट थी। ठीक है ना। इन हर इंस्क्रिप्शन सी एनग्रेव्ड हर नेम लाइक अ मैन, तो जो ये आपकी रुद्रामा देवी है वो अपने इंस्क्रिप्शन में शी एनग्रेव्ड हर नेम like a man. Okay, similarly, there was Queen Didda who once ruled over Kashmir. She was affectionately called Diddi by her subjects. ठीक है ना। तो मतलब थिंग्स टू नो में बताया कि रज़िया सुल्तान के अलावा भी और भी कुछ रानियाँ थीं, आप कह सकते हो, और भी कुछ फीमेल थी जिन्होंने राज किया था, जिनमें से एक थी क्वीन रुद्रामा देवी जो कि रज़िया सुल्तान के नेचर से जस्ट अपोजिट थी। इसके अलावा एक थी देयर वॉज अ क्वीन दिद्दा, ठीक है ना, हु वंस रूल्ड ओवर कश्मीर। तो ये जो दिद्दा थी इन्होंने कश्मीर में रूल किया था, एंड शी वॉज अफेक्शनेटली कॉल्ड दिद्दी बाय हर सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, सब्जेक्ट्स मतलब उनकी प्रजा जो थी उनके द्वारा, ठीक है ना, उनको प्यार से दिद्दी बुलाया जाता था। अब इसके बाद देखिए, हमने अभी ऊपर देखा कि जो आपका बलवान था, ठीक है ना, उसके डिसेंडेंट्स मतलब उसके जो वंशज थे वो बहुत वीक थे, जिसकी वजह से खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई दिल्ली में। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो बलवान के जो वंशज थे वो राज आगे नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से खिलजी डायनेस्टी आ गई कहाँ पे, दिल्ली में। सो विथ इन 4 years ऑफ बलवान्स डेथ, मतलब 4 साल में ही बलवान की जो डेथ हुई है 4 साल, उसमें ही द खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड इट्स रूल ओवर दिल्ली। द टर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान वॉज नोन एज खिलजीज। ठीक है ना, तो बलवान की मौत के 4 साल के भीतर ही खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर लिया, मतलब खिलजी डायनेस्टी ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया दिल्ली में। और खिलजी हैं कौन, तो खिलजी हैं द टर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी, जो टर्क है ना कम्युनिटी है, हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान, मतलब ये अफगानिस्तान की टर्क कम्युनिटी है जो बिलोंग करते हैं खिलजी को, वॉज नोन एज खिलजीज, तो इनको खिलजीज कहा जाता था। ठीक है ना, ये खिलजी के वंशज थे, ठीक है ना, जो टर्क कम्युनिटी के थे, अफगानिस्तान के थे, जिनको खिलजीज कहा जाता था। सो जलालुद्दीन खिलजी बॉट एन एंड टू द स्लेव डायनेस्टी एंड इन इट्स प्लेस फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। तो जो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी जो थे उसने क्या किया, स्लेव डायनेस्टी को एंड किया, मतलब उनका शासन हटा करके अपना शासन लाया, एंड इन प्लेस एंड इट्स प्लेस ही फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, मतलब स्लेव डायनेस्टी की जगह पर अपनी डायनेस्टी दैट इज खिलजी डायनेस्टी इसने लाई। ठीक है ना, किसने, जलालुद्दीन। तो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी आप कह सकते हो जलालुद्दीन, मतलब पहला रूलर था, ठीक है ना, ये खिलजी डायनेस्टी का दिल्ली में। इन 1296 CE, Alauddin Khilji, who was both his nephew and son-in-law, overthrew Jalaluddin and became the ruler of Delhi। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी था,
ठीक है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी आपने नाम सुना होगा पद्मावती मूवीज़ या दूसरी मूवीज़ में, ठीक है ना। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर था, इसके बारे में काफ़ी हिस्ट्री में पढ़ा गया है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ही वॉज बोथ, उसका नेफ्यू मतलब उसका भतीजा भी था, और उसका सन इन लॉ मतलब उसका दामाद भी था। तो मतलब उसका भतीजा भी था और उसकी बेटी से शादी भी हुई थी, तो उसका दामाद भी था। इसने क्या किया? ओवर थ्रू जलालुद्दीन, मतलब जलालुद्दीन को मार दिया, तख्त पलट कर दिया, एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। ही वॉज वेरी एम्बिशियस, ठीक है ना, बहुत ही एम्बिशियस था ये। देखो एम्बिशियस का मतलब होता है एक हिंदी में महत्वाकांक्षी, है ना। और अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊँ तो हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, मतलब सफल होने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखाना, ठीक है, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या डिटर्मिनेशन होना, ठीक है। तो ही वॉज वेरी एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, मतलब सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन था इसके अंदर, ठीक है। किसके अंदर? अलाउद्दीन खिलजी के अंदर। सो ही वॉज वेरी एम्बिशियस। ही कंट्रोल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ उलेमाज एंड उमराओस। ये उलेमाज और उमराओस वो होते हैं जो आप कहते हो ना, जो जैसे हिंदू में पंडित वगैरह होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, ठीक है ना। तो इनमें भी जो लोग होते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं, आप कह सकते हो है ना, तो वो लोगों को क्या करता था? उनका इंटरफेरेंस को कंट्रोल करता था ये। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो ही कंट्रोल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ उलेमास एंड उमराओस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन में उलेमास और उमराओं का जो इंटरफेरेंस है उसको कंट्रोल करके रखता था कि भैया आप पूजा पाठ करो, ठीक है, आप अपना नमाज अदा करो, आप अपना मस्जिद वगैरह में रहो, आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में दखल मत दीजिए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट लॉज टू कंट्रोल प्राइसेस। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाए थे टू कंट्रोल प्राइजेस, ठीक है ना। प्राइजेस को कंट्रोल रखने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाए थे, ठीक है ना। प्राइजेस जैसे कुछ मीन्स बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। जैसे आज की डेट में भी गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आपने देखा होगा कि प्राइस कुछ चीज़ों के, कुछ कमोडिटीज़ के, जैसे प्याज हो गए, उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले होता था 90 रुपये किलो, या फिर 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो हो जाते थे। तो कुछ कॉमन चीज़ों के प्राइस ना बढ़ें, है ना, और कॉमन पीपल को, आम इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसके लिए इसने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए थे, ठीक है ना। ऐसा ना हो कोई अपने गोडाउन में बहुत सारे प्याज स्टोर करके रख लिया और जानबूझ के मार्केट में, मतलब जो सप्लाई उसको बहुत कम कर दिया। आप सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा है तो लोग महंगे में ख़रीदेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को वो कंट्रोल करता था। स्ट्रिक्ट लॉज बनाए थे कि किसी भी कमोडिटीज़ के प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और आम आदमी को बहुत दिक्कत ना हो। ओके, सो द फेमस पोएट आमिर खुसरो हुज वर्क्स आर वेल नोन एडोन्ड हिज कोर्ट, ठीक है। तो जो बहुत ही फेमस पोएट है आमिर खुसरो, वो इसके कोर्ट में भी आए थे और इसकी कोर्ट की एक तरह से एडोन मतलब शान बढ़ाई थी, इसकी कोर्ट की शान बने थे, ठीक है। देर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ एंड द तुगलक डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स पावर रिप्लेसिंग द खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगेन क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर हो गया, ठीक है ना। ऑर्डर और डिसऑर्डर का मतलब आपको पता होगा। ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज रहना, चीज़ें सब प्रॉपरली चलना, एक रूल्स के हिसाब से चलना। और डिसऑर्डर मतलब सब अफरा तफरी हो जाना, सब चीज़ें ख़राब हो जाना, ठीक है। तो वो होता है डिसऑर्डर। तो इनकी खिलजी के मौत के बाद, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद, देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ एंड द तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड इट्स पावर रिप्लेसिंग द खिलजी डायनेस्टी। तो इसकी मौत के बाद जो तुगलक डायनेस्टी है उसने अपनी पावर इस्टेब्लिश कर ली और खिलजी डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आप बुक में यहाँ देख भी सकते हो, कुछ पुरानी पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी की हैं और ये आमिर खुसरो की, जो फेमस पोएट था, ठीक है, जो इनके कोर्ट में आया था और इनकी कोर्ट की शान बना था, ठीक है। अब इसमें देखो आपको ये जो थिंक करने के लिए ना, ये डिस्कशन का पार्ट होता है कि आप सोचिए कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में। तो देखो यहाँ दिया है, इफ़ द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ आर नॉट कंट्रोल्ड हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ्स, डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द प्राइजेज ऑफ बेसिक कमोडिटीज़ एंड वाई। तो देखो जो एसेंशियल कमोडिटीज़, एसेंशियल मतलब
बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, जिनके बिना लाइक गुजारा करना थोड़ा कठिन होता है, तो उन एसेंशियल चीज़ों की जो प्राइजेस हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपसे पूछा इफ़ द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ आर नॉट कंट्रोल्ड हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ। तो पहला क्वेश्चन है, अगर हम एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइजेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी लाइफ में। और दूसरा बोला, डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ बेसिक कमोडिटीज़ एंड वाई। तो देखो इसका सीधा सा आंसर है, फॉर एग्जांपल हम दाल चावल एक कॉमन कमोडिटी ना, एक एसेंशियल कमोडिटी खाते हैं, जैसे दूध हो गया, मिल्क एक एसेंशियल कमोडिटी हमें चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, या फिर नॉर्मल आप मिल्क कंज्यूम करते हो चाहिए, ठीक है, तो एक एसेंशियल कमोडिटी है। अगर इसका प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जाए, मान लो अचानक से मार्केट में 500 रुपये किलो मिल्क मिलने लगे, तो क्या होगा, मिल्क हर किसी के बस की बात नहीं होगी खरीदना, बहुत से लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या बच्चों को, बहुत से बच्चों को जिनको ज़रूरी होता है उनको दूध नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मीन्स मिडिल क्लास इंसान के लिए या आम आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत हो जानी कि बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिनके प्राइस को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर अभी कोरोना का टाइम था, आपको बेस्ट एग्जांपल अगर समझाना है तो कोरोना का टाइम था, ठीक है, अगर मास्क एक एक मास्क 5-5 हज़ार रुपये का बिकने लगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, फिर लोग मास्क नहीं खरीदेंगे, फिर अपने रुमाल बांध लेंगे या ऐसे कोई भी कपड़ा बांध लेंगे, ठीक है, या फिर कुछ लोग नहीं बांधेंगे, ठीक है ना। तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उनका प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना, उनकी लाइफ बैडली इफ़ेक्टेड होगी, ठीक है। वो बिना उस कमोडिटी के फिर लाइक गुजारा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप बहुत सारे लोग प्याज यूज़ करते हैं ना सब्ज़ी बनाने में, है ना, कॉमन ग्रेवी का इंग्रेडिएंट होता है प्याज, तो अगर प्याज का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स या सब्जियां हैं जिनकी ग्रेवी आप अच्छे से नहीं बना सकते, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो जो बेसिक मेडिसिन होती हैं फर्स्ट एड, ठीक है, जैसे डेटॉल हो गया, बैंडेज हो गया, ये सब चीज़ का रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बेसिक फर्स्ट एड नहीं दे पाएंगे हम, ठीक है ना। तो इसलिए अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना, हमारी लाइफ में, हम नॉर्मल लाइफ जीने में दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना, बहुत सी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। सो इसमें बोला, डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटीज़, वाई। तो येस, इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटीज बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड इट विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, ठीक है ना, बैडली, ठीक है। आप हमारी गवर्नमेंट को देखोगे तो वो उसने भी कुछ लॉज बनाए हैं कि जो भी अगर अननेसेसरी स्टोरेज कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है ना, प्याज का या किसी और चीज़ का अननेसेसरी स्टोरेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमने देखा कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है ना, उसकी डेथ के बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरा तरीके से बिखर गया, डिसऑर्डर हो गया, और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी ने क्या किया, स्टैब्लिश कर लिया अपना पावर, रिप्लेसिंग खिलजी डायनेस्टी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी, ठीक है ना। तो तुगलक डायनेस्टी में आप देखोगे गियाजुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी विथ इन 4 years आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के 4 साल बाद ही, ठीक है ना, किसने, गियाजुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया, मतलब बना दिया, ठीक है ना, और इस्टेब्लिश कर दिया दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है हाँ, डाक चौकी द पोस्टल सर्विस, ठीक है ना, ये लिखा है डाक चौकी, है ना, डाकघर बोलते हैं ना अपन हिंदी में, डाकघर। तो डाक चौकी द पोस्टल सर्विसेज वॉज स्टार्टेड इन हिज टाइम, द लेटर्स वर कैरीड बाय हॉर्स राइडर्स, पोस्टमैन वर रिफर्ड टू एज हलकारो, ठीक है ना। तो पोस्टमैन को क्या बोला जाता था, हलकारो। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि गियाजुद्दीन तुगलक के टाइम पे ही डाक चौकी, जो पोस्टल सर्विस है ना, जो पोस्टमैन अभी की डेट में आप देखते हो पोस्ट ऑफिस में जाते हो कोई चीज़ पोस्ट करते हो, तो जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो इसी टाइम पे शुरू हुई थी। कब, तुगलक डायनेस्टी में किसने शुरू की थी, गियाजुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। तो जो पोस्टमैन होते थे वो क्या करते थे,
हॉर्स राइडर्स होते थे, हॉर्स में बैठ के, घोड़े में बैठ करके लेटर लेके यहाँ से वहाँ जाते थे। एंड पोस्टमैन वर रिफर्ड टू एज हलकारो, पोस्टमैन को क्या बोला जाता था उस टाइम, हलकारो, उस टाइम पे, ठीक है ना। अब आपको अगर हलकारों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन रिफर टू सौराष्ट्रनी रसधार, ठीक है ना, सौराष्ट्रनी रसधार को आप रिफ़र कर सकते हो अगर आपको हलकारों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो मोहम्मद तुगलक बिकेम द सुल्तान आफ्टर गियाजुद्दीन, ठीक है। तो गियाजुद्दीन के बाद, गियाजुद्दीन तुगलक के बाद कौन बना रूलर या कौन बना सुल्तान, मोहम्मद तुगलक, ठीक है। मोहम्मद तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर गियाजुद्दीन तुगलक, तो गियाजुद्दीन के बाद मोहम्मद बना सुल्तान। और मोहम्मद ने जब सुल्तान बना तो उसने कुछ रूल्स चेंज किए या फिर कुछ डिसीजन लिए, जिनमें से मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट ही टुक वर क्रिटिसाइज, ठीक है। इसके बहुत सारे डिसीजंस को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना की गई या बोला गया कि भाई ये सही नहीं था, तुमने गलत डिसीजन लिया, ठीक है ना। तो क्या क्या डिसीजन, मतलब कई सारे डिसीजन को क्रिटिसाइज किया, बट उनमें से दो मेन है। तो कौन से दो मेन है, तो आगे देखते हैं, दिया हुआ है अमोंग दीज, ठीक है ना, अमंग दीज द टू मेन प्लान्स वर द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो इनके दो जो प्लान्स थे, है ना, जिनको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, उनमें से पहला था द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल ऑफ दिल्ली टू दौलताबाद। तो इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली कैपिटल था, ठीक है ना, दिल्ली सुल्तनत नाम ही है, तो दिल्ली कैपिटल हुआ करता था, जैसे अपन का इंडिया का कैपिटल दिल्ली है ना आज भी। तो इनका जो दिल्ली सल्तनत था उसका कैपिटल दिल्ली था, तो इन्होंने कैपिटल को चेंज करके कहाँ कर दिया, दौलताबाद में कर दिया, ठीक है ना। अब ये दौलताबाद कहाँ है, दौलताबाद औरंगाबाद में है ना, आज का महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जगह है, वहाँ पे दौलताबाद है, ठीक है। दौलताबाद फोर्ट भी है, फोर्ट मतलब, ठीक है ना, किला है दौलताबाद के नाम से। तो इसने दौलताबाद में पहले तो कैपिटल शिफ्ट कर दिया, तो दिल्ली नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है ना, दौलताबाद थोड़ा नीचे आ गया, आप महाराष्ट्र में, एमपी से भी नीचे, गुजरात से भी नीचे, ठीक है। तो पहला काम इन्होंने जो किया, जिसको क्रिटिसाइज़ किया गया, इन्होंने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद किया। और दूसरा, एंड इंट्रोड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कॉपर करेंसी, ठीक है ना, कॉपर की करेंसी शुरू कर दी, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। जनरली क्योंकि उस टाइम पे सोने और चांदी के, है ना, सिक्के रहते थे और उनको करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता था, बट इन्होंने कॉपर को एज अ करेंसी में यूज़ किया, तो कॉपर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो कॉपर को यूज़ किया। तो इन दो कामों को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके बाद देखते हैं, ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स रीन, इबन बतूता, एन अफ्रीकन ट्रैवलर फ्रॉम टेंजायर बिलोंगिंग टू द हबीज ट्राइब, ठीक है ना, सॉरी, बिलोंगिंग टू हबसी ट्राइब विजिटेड इंडिया, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पे एक अफ्रीकन ट्रैवलर था जिसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है ना, अफ्रीकन ट्रैवलर का नाम क्या था, इब्न बतूता, जो कहाँ से आया था, टेंजायर से आया था। अब ये टेंजायर कहाँ से है, ये अफ्रीका के एक देश है मोरक्को, उसकी एक छोटी सी सिटी है, ठीक है ना। अफ्रीका का एक, मतलब अफ्रीका आपको पता होगा एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका की एक कंट्री है मोरक्को, और मोरक्को का एक सिटी है टेंजायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आया हुआ था, एंड ही बिलोंग्स टू हबसी ट्राइब, है ना, यहाँ मैंने हबसी को थोड़ा सा गलत बोल दिया था, तो आप ध्यान दीजिएगा, ही वॉज फ्रॉम हबसी ट्राइब एंड ही विजिटेड इंडिया, ठीक है। सो क्रिटिसाइजिंग द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन ही हैज़ रिटन, तो जो सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसने भी क्रिटिसाइज़ किया, और क्रिटिसाइज़ करते हुए क्या लिखा, ही हैज़ रिटन दैट मोहम्मद शाह's रूल वॉज एन एमलगेमेशन ऑफ बोथ गुड एंड बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला होगा अमलगेमेशन, ठीक है ना, इसको बोलेंगे अमलगेमेशन। इसका मतलब होता है मिक्सचर या मिश्रण, ठीक है ना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कोई दो चीज़ों को अब अगर हम मिला दें, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसके जो मोहम्मद शाह थे, इनके रूल में मिक्सचर था, अमलगेमेशन था कि दो चीज़ों का, बोथ गुड एंड बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, अच्छे और बुरे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ दोनों का ही मिश्रण था, ठीक है ना। ये लिखा था किसने, जो अफ्रीकन ट्रैवलर आया था इब्न बतूता, उसने लिखा था, ठीक है। तो इसके बाद देखिए द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर
द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर के बाद हम विजयनगर पढ़ेंगे, ठीक है। विजयनगर के बाद भवानी सल्तनत पढ़नी है हमें, ठीक है। और उसके बाद एंड ऑफ दिल्ली सुल्तानत, और फिर हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 7 ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आज ही पूरा कंप्लीट ना करके हम यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं, बिकॉज लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो अभी जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, और अदरवाइज़ आप इस अपनी मतलब टेक्स्ट बुक से इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज़ करना, ठीक है ना। मतलब रीडिंग थोड़ा सा करना, रीडिंग करोगे तो क्या है, आप वर्ड से थोड़ा फ्रैंक मीन्स फ्रेंडली हो जाओगे और चीज़ों को अच्छे से लिख पाओगे, चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है ना। तो इस पूरे चैप्टर को अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, ये 2 पेज एक बार रीड करिएगा आप सभी लोग। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा लगता है जिसका मीनिंग अगर अभी भी समझ में नहीं आया या मैंने समझाया नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, इसके आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर, ठीक है। तो अभी के लिए राइट नाउ आई एम एंडिंग द lecture. I'll see you in the next lecture. Till then, take care and study well.